नमस्कार और स्वागत है। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो भौतिकी की दुनिया के एक ऐसे हीरो हैं जिनके बिना शायद हमारी आज की दुनिया, ये टेक्नोलॉजी कुछ भी ऐसा नहीं होता। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। हाँ बिल्कुल। रिचर्ड फेनमैन ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर हम 10,000 साल बाद भी पीछे मुड़कर देखें तो 19वीं सदी की सबसे बड़ी घटना मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नियमों की खोज ही मानी जाएगी। और आइंस्टीन, उनका भी यही मानना था कि मैक्सवेल के साथ एक युग खत्म हुआ और दूसरा शुरू। सही कहा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मैक्सवेल के समीकरण, उनका रिलेटिविटी से क्या लेना देना था और कैसे उनके काम में क्वांटम दुनिया की झलक मिलती है। हाँ, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका काम क्यों इतना बड़ा बदलाव लाया, कैसे उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बीच एक पुल बनाया। हमारे पास कुछ अकादमिक लेख हैं जिनमें उनके समीकरणों की बारीकियां, रिलेटिविटी कनेक्शन, क्यूईडी की नींव और हाँ, उनकी जिंदगी और उस जमाने के बारे में भी जानकारी है। बिल्कुल। तो मकसद साफ है, ये समझना कि मैक्सवेल का काम सिर्फ कुछ इक्वेशंस का सेट क्यों नहीं था, बल्कि फिजिक्स को देखने का नजरिया बदलने वाली बात क्यों थी। कैसे उन्होंने लाइट, बिजली, मैग्नेटिज्म सबको एक साथ जोड़ दिया और भविष्य के लिए रास्ता तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये बताएं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे कौन? मतलब कहाँ से थे, कब थे? मैक्सवेल 19वीं सदी के स्कॉटिश भौतिक विज्ञानी थे। कैम्ब्रिज, किंग्स कॉलेज लंदन जैसी बड़ी जगहों से जुड़े रहे। उस वक्त के साइंटिफिक माहौल का एक बहुत अहम हिस्सा थे वो। और उनका फैराडे से क्या कनेक्शन था? सुना है वो काफी गहरा था। हाँ, वो कमाल का कनेक्शन था। मैक्सवेल ने पहले माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ा। फैराडे की वो बल रेखाएं वाली सोच जो देखने में ज्यादा थी, गणित में कम। हाँ, फैराडे तो गणित में उतने माहिर नहीं थे ना। हाँ बिल्कुल, उनकी इंट्यूशन गजब की थी। मैक्सवेल ने क्या किया, फैराडे के उन विजुअल आइडियाज को पकड़ा और उन्हें ठोस गणित का रूप दिया। मतलब एक जीनियस के काम पर दूसरे जीनियस ने आगे काम किया। फैराडे ने देखा, मैक्सवेल ने उसे इक्वेशन में बदल दिया। वाह, ये तो सच में अद्भुत है। लेकिन मैक्सवेल सिर्फ यही नहीं रुके हैं ना? हाँ, उनका और भी काम था, जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने गैसों का काइनेटिक सिद्धांत दिया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन बताया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इसने फिजिक्स में पहली बार संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी को ठीक से इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, ये न्यूटन की दुनिया से अलग था? हाँ बिल्कुल। न्यूटन का यूनिवर्स तो एक घड़ी की तरह था, सब कुछ तय, प्रिडिक्टेबल। मैक्सवेल ने दिखाया कि गैस के हजारों लाखों अणुओं को समझने के लिए हमें संभावनाओं की जरूरत है। ये सिर्फ मैथ नहीं था, ये सोच बदलने वाली बात थी। इसने क्वांटम मैकेनिक्स की अनिश्चितता के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। उनका वो मैक्सवेल का दानव वाला थॉट एक्सपेरिमेंट भी इसी से जुड़ा है। और रंगों की दुनिया में भी पहली कलर फोटोग्राफ। हाँ, एक टार्टन रिबन की और रंगों का RGB मॉडल जो आज भी हम स्क्रीन में इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैक्सवेल की देन है। और शनि के छल्ले, सैटर्न की रिंग्स। हाँ, वो भी पूरी तरह गणित से साबित किया कि वो रिंग्स ना तो ठोस हैं ना तरल, बल्कि छोटे छोटे अनगिनत कणों से बने हैं जो अलग अलग घूम रहे हैं। उस समय के लिए ये कमाल का मैथमेटिकल एनालिसिस था। तो इतने सारे काम। अब आते हैं उनके सबसे मशहूर काम पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के समीकरण। उनको बनाने का मेन मकसद क्या था? मकसद बहुत बड़ा था। बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश, ये सब तब अलग अलग समझे जाते थे। मैक्सवेल चाहते थे कि इन सब को एक ही थ्योरी में बांधा जाए, एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क। और क्या ये रास्ता सीधा था? मतलब क्या उन्हें सीधे वो 4 समीकरण मिल गए जो हम आज पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में, खासकर 1861 के पेपर में, उन्होंने भी अजीब से मैकेनिकल मॉडल्स यूज किए, जैसे घूमने वाले भंवर, छोटे छोटे गियर, ईथर नाम का एक काल्पनिक माध्यम। वो एक तरह से टटोल रहे थे, सही जवाब ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो ये मॉडल्स बस एक जरिया थे? हाँ, समझने का एक तरीका। लेकिन फिर 1865 का पेपर आया, अ डायनामिकल थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यहां उन्होंने वो मैकेनिकल चीजें छोड़ दी और यहीं पर उन्होंने एम्पियर के नियम में वो एक खास चीज जोड़ी, विस्थापन धारा, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन धारा, ये इतनी जरूरी क्यों थी? क्या था इसमें? ये सच में गेम चेंजर थी। देखो, एम्पियर ने बताया था कि बिजली का करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैक्सवेल ने कहा सिर्फ करंट ही नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है समय के साथ तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, भले ही वहां कोई तार ना हो। बिना तार के भी? हाँ, यही बात थी। इसने समीकरणों में एक सिमेट्री ला दी। देखो, फैराडे ने बताया था कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब मैक्सवेल ने दिखाया
कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये लेना देना, ये सिमेट्री ही थी जिसने तरंगों की भविष्यवाणी का रास्ता खोला। अच्छा, तो इसी विस्थापन धारा से तरंगों वाली बात सामने आई। लेकिन आपने कहा कि आज जो हम 4 साफ सुथरे समीकरण देखते हैं वो मैक्सवेल ने ऐसे नहीं लिखे थे। हाँ, ये भी मजेदार बात है। मैक्सवेल ने शुरू में अपने सिद्धांत को 20 समीकरणों में लिखा था, 20 अलग अलग चर वेरिएबल्स के साथ, और उन्होंने इसके लिए क्वार्टरनियंस नाम की एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ यूज की थी। 20 समीकरण? बाप रे! हाँ, बहुत जटिल था। बाद में 1873 की अपनी किताब में उन्होंने उसे थोड़ा सरल करके 8 समीकरणों में समेटा, पर वो भी आज वाले 4 जैसे नहीं थे। तो फिर ये 4 समीकरण कहाँ से आए? ये छोटा और सुंदर रूप किसने दिया? इसका क्रेडिट जाता है ओलिवर हेविसाइड को, और गिब्स और हर्ट्ज ने भी लगभग वैसा ही काम किया था। हेविसाइड ने 1880 के दशक में वेक्टर कैलकुलस का इस्तेमाल किया, जो उस समय नया था, और मैक्सवेल के उन 8 या 20 समीकरणों को समेटकर आज के जाने पहचाने 4 वेक्टर समीकरणों में बदल दिया। तो जिन्हें हम मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं वो असल में हेविसाइड का रीफॉर्मुलेशन है। हाँ, एक तरह से मैक्सवेल का मूल काम था, लेकिन आज जो रूप हम पढ़ते और पढ़ाते हैं वो हेविसाइड और गिब्स हर्ट्ज की देन है। उन्होंने गणित को इतना आसान बना दिया कि थ्योरी की खूबसूरती और पावर और उभर कर सामने आई। ये तो कमाल की जानकारी है। चलिए, तो अब हेविसाइड वाले उन 4 समीकरणों को समझते हैं। उनका मतलब क्या है आसान भाषा में? बिल्कुल। पहला है गॉस का विद्युत नियम। ये सिंपली ये बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं। मतलब चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। ठीक है। दूसरा है गॉस का चुंबकत्व नियम। ये कहता है कि अकेले मैग्नेटिक पोल नहीं होते। मतलब आप चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बंद लूप बनाती हैं। ओके, कोई मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं। तीसरा है फैराडे का प्रेरण नियम। ये फैराडे की खोज पर आधारित है। अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। हमारे जनरेटर इसी पर चलते हैं। बदलता मैग्नेटिज्म बिजली बनाता है। और चौथा, जिसमें मैक्सवेल का अपना टच है? हाँ, चौथा है एम्पियर मैक्सवेल नियम। एम्पियर ने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मैक्सवेल ने इसमें जोड़ा कि सिर्फ करंट ही नहीं बल्कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये वही विस्थापन धारा वाली बात है। यही वो कड़ी थी जिसने सबको जोड़ा। तो इन चारों ने मिलकर क्या किया? इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या रहा? सबसे बड़ा इम्पैक्ट था यूनिफिकेशन, एकीकरण। इन्होंने दिखा दिया कि बिजली और चुंबकत्व 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही फोर्स के 2 पहलू हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे। बिल्कुल। ये फिजिक्स के इतिहास में एक बहुत बड़ा यूनिफिकेशन था। इसने प्रकृति को देखने का तरीका बदल दिया। और इसी से लाइट का राज खुला। हाँ, यही तो सबसे रोमांचक हिस्सा था। मैक्सवेल ने जब इन समीकरणों को गणितीय रूप से सॉल्व किया तो देखा कि ये तरंगों की भविष्यवाणी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि इन तरंगों की स्पीड कितनी होगी। कैसे? उन्होंने सिर्फ 2 कांस्टेंट्स यूज किए, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, जो बिजली और चुंबकत्व से जुड़े हैं। इनसे स्पीड कैलकुलेट की। और नतीजा हैरान करने वाला था। जो स्पीड निकली वो लाइट की स्पीड c के बिल्कुल बराबर थी, जो उस समय तक मापी जा चुकी थी। अरे वाह! इसका मतलब साफ था, लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सदियों की बहस खत्म। प्रकाश क्या है? वो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो स्पेस में तरंग की तरह चल रहा है। दिमाग घूम गया। बिजली, चुंबकत्व, रोशनी, सभी की कहानी का हिस्सा। और आपने शुरू में कहा था कि इसका कनेक्शन आइंस्टीन की रिलेटिविटी से भी है। वो कैसे? हाँ, और ये कनेक्शन बहुत गहरा है। बात यह है कि मैक्सवेल के समीकरणों में एक खास गुण छुपा हुआ था, लोरेंट्ज इनवेरिएंस। लोरेंट्ज इनवेरिएंस? ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इन समीकरणों का रूप नहीं बदलता, भले ही आप स्थिर वेग से चल रहे हों। मतलब फिजिक्स के नियम सबके लिए एक जैसे रहते हैं, जो एक दूसरे के रिलेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और ये गुण आइंस्टीन की थ्योरी से पहले मैक्सवेल के समीकरणों में मौजूद था। तो मैक्सवेल के समीकरण पहले से ही रिलेटिविटी के साथ थे। हाँ, एक तरह से असल में यही वो पजल थी जिसने आइंस्टीन को सोचने पे मजबूर किया। मैक्सवेल के समीकरण न्यूटन के नियमों के साथ फिट नहीं बैठ रहे थे। आइंस्टीन ने मैक्सवेल को सही माना और न्यूटन के स्पेस और टाइम के आइडिया को बदला। तो मैक्सवेल का काम सीधे सीधे रिलेटिविटी की प्रेरणा बना। तो अगर 2 लोग अलग अलग स्पीड से चल रहे हों तो क्या वो एक ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे? नहीं, यही बात और मजेदार हो जाती है। वो इस बात पर असहमत होंगे कि कितना फील्ड इलेक्ट्रिक है और कितना मैग्नेटिक।
जो एक के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे चलते हुए ऑब्जर्वर के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का मिक्सचर हो सकता है। अरे, तो ई और बी फील्ड देखने वाले पर निर्भर करते हैं। हाँ, उनकी वैल्यूज निर्भर करती हैं, लेकिन वो दोनों इस बात पर सहमत होंगे कि उनके द्वारा मापे गए ई और बी फील्ड उन्हीं मैक्सवेल समीकरणों को फॉलो करते हैं। नियम नहीं बदलते, सिर्फ फील्ड का डिस्क्रिप्शन बदल जाता है। इसे कहते हैं कोवेरिएंस। अच्छा, नियम वही रहते हैं। इस गहरे कनेक्शन को दिखाने का कोई और मैथमेटिकल तरीका है? हाँ, बाद में पता चला कि 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम की भाषा में ये सबसे खूबसूरती से दिखता है। स्पेस के 3 डायमेंशन और टाइम का 1। इस भाषा में ई और बी फील्ड एक ही मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट में मिल जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर। टेंसर? ये क्या चीज है? बस ई और बी को एक साथ पैक करने का एक स्मार्ट तरीका समझ लीजिए, जो रिलेटिविटी के साथ उनके रिश्ते को साफ दिखाता है। और इस टेंसर वाली भाषा में मैक्सवेल के समीकरण कैसे लगते हैं? कमाल के, वो 4 समीकरण सिर्फ 2 बहुत छोटे और सुंदर टेंसर समीकरण बन जाते हैं। और उनका रूप ही चिल्लाकर कहता है कि वो लॉरेंस इनवेरिएंट है, मतलब रिलेटिविटी के पक्के दोस्त हैं। क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नहीं बदलती, चाहे देखने वाला कोई भी हो? हाँ, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं ई और बी के जिन्हें लोरेंज स्केलर्स कहते हैं, जैसे E.B और E²C²B²। इनकी वैल्यू हर ऑब्जर्वर के लिए सेम रहती है, भले ही ई और बी अलग अलग दिखें। ये फील्ड के कुछ अंदरूनी गुण बताते हैं। और चार्जेस पर लगने वाला फोर्स, लॉरेंस फोर्स, वो भी इस 4D स्पेस टाइम फ्रेमवर्क में बड़े आराम से फिट हो जाता है। एक ही इक्वेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स को संभाल लेती है। फिर से यूनिफिकेशन। और अगर हम और भी गहराई में जाएं तो एक एक्शन प्रिंसिपल होता है। हम एक एक्शन डिफाइन करते हैं और प्रकृति का नियम है कि ये एक्शन कम से कम हो। जब हम ये नियम लगाते हैं तो मैक्सवेल के समीकरण अपने आप निकल आते हैं। अच्छा। हाँ, और ये तरीका न सिर्फ समीकरण देता है बल्कि गेज इनवेरिएंट्स जैसी गहरी सिमेट्रीज को भी दिखाता है। गेज इनवेरिएंट्स एक तरह की मैथमेटिकल आज़ादी है फील्ड्स को डिस्क्राइब करने में, जो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सब कमाल है कि कैसे मैक्सवेल का काम रिलेटिविटी के लिए ज़मीन तैयार कर रहा था। लेकिन अब क्वांटम दुनिया की बात करें। आपने कहा मैक्सवेल के समीकरण क्लासिकल हैं। बिल्कुल, वो क्वांटम चीजें नहीं समझाते। बिल्कुल सही। मैक्सवेल के समीकरण बड़े स्केल पर एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन क्वांटम लेवल पर फेल हो जाते हैं। जैसे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा सकते कि लाइट कैसे कणों फोटॉन्स की तरह बिहेव करती है, या एटम खास रंगी क्यों छोड़ते हैं। एग्जैक्टली। क्लासिकल थ्योरी में एनर्जी लगातार बदल सकती है, वो पैकेट्स या क्वांटा में बटी नहीं होती। मैक्सवेल के समीकरण ये नहीं बता सकते। तो फिर मैक्सवेल और क्वांटम का रिश्ता क्या है? यहाँ पॉइंट ये है, मैक्सवेल ने क्वांटम थ्योरी यूज नहीं की, वो तो बाद में आई, बल्कि उनके काम ने और क्लासिकल थ्योरी की कमियों ने क्वांटम थ्योरी की जरूरत पैदा की। जब साइंटिस्ट ने बहुत छोटे स्केल पर एक्सपेरिमेंट किए तो देखा कि मैक्सवेल की थ्योरी काफी नहीं थी, कुछ मिसिंग था। तो मैक्सवेल का फ्रेमवर्क एक तरह से लॉन्च पैड बन गया क्वांटम के लिए। बिल्कुल, आज की जो हमारी सबसे कामयाब क्वांटम थ्योरी है लाइट और मैटर की, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स QED, वो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ही क्वांटाइज करने पर बनी है। क्वांटाइज करने का मतलब फील्ड को कणों से बना मानना। QED में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोटॉन से बना है। और मजे की बात, क्लासिकल मैक्सवेल समीकरण QED से तब निकल कर आते हैं जब फोटॉन बहुत सारे हों। अच्छा, और वो गेज सिमेट्री, क्या वो QED में भी है? हाँ, बल्कि QED में वो और भी सेंट्रल है। वो ये पक्का करती है कि थ्योरी फिजिकली सही हो। जैसे फोटॉन के सिर्फ 2 ही पोलराइजेशंस होते हैं, ये गेज सिमेट्री की वजह से ही है। और क्या मैक्सवेल के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाले काम से भी कोई लिंक है क्वांटम का? हाँ, एक वैचारिक लिंक है। जैसा हमने कहा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को इंट्रोड्यूस किया। ये न्यूटन की तयशुदा दुनिया से अलग था। इसने उस सोच की नींव रखी जो क्वांटम मैकेनिक्स के दिल में है, जहां हम निश्चितता के बजाय संभावनाओं की बात करते हैं। तो संक्षेप में, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल बिजली, चुंबकत्व, प्रकाश को एक किया, लाइट की स्पीड कैलकुलेट की, ऐसे समीकरण दिए जो रिलेटिविटी के साथ थे और आइंस्टीन को रास्ता दिखाया, और क्वांटम थ्योरी खासकर QED की नींव रखी। हाँ, वो सचमुच न्यूटन और आइंस्टाइन के बराबर के एक महान वैज्ञानिक थे। फ्रीमैन डायसन ने कहा था कि मैक्सवेल की थ्योरी 20वीं सदी की फिजिक्स की हर बड़ी कामयाबी का प्रोटोटाइप थी। बिल्कुल,
और अब एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि मैक्सवेल के क्लासिकल समीकरण आज भी क्यूईडी जैसे क्वांटम सिद्धांत के अंदर काफी हद तक वैसे ही बने हुए हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रकृति के बारे में क्या बताता है, खासकर जब हम दूसरे फोर्सेस से तुलना करते हैं जिन्हें क्वांटम लेवल पर ज्यादा बड़े बदलावों की जरूरत पड़ी? क्या क्लासिकल फील्ड थ्योरी में, जैसी मैक्सवेल ने दी, अब भी कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद उनकी गहराई अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है।